ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बप्प संशोधन बिल था वो कानून बन चुका है। जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आता है तो उसे आप लोग बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। जब से राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। तो बप्प कानून पर विभाजनकारी राजनीति, और इस पर खूब आप देखते हैं कि हंगामा भी हो रहा है। और सत्ता पक्ष कह रही कि सब कुछ ठीक है, विपक्ष कह रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है इसमें, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं कि हिंसा भी हो गई इसी वजह से। संसद से बप्प संशोधन विधेयक पारित होने और उसके कानून बनने के उपरांत पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भय हिंसा के चलते वहां से सैकड़ों हिंदुओं का पलायन बहुत ही शर्मनाक और चिंताजनक है। इसकी तो आशंका थी कि कुछ मुस्लिम संगठन और राजनीतिक दल इस कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, मगर मुर्शिदाबाद सरीकी हिंदू विरोधी हिंसा की कल्पना नहीं की थी। और यह हिंसा आप देखेंगे बंगाल की नियत पर सवाल खड़े करती है। मुर्शिदाबाद में 2 हिंदुओं की घर से खींचकर हत्या भी कर दी गई और बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी भी। इसके कारण ही सैकड़ों लोग पलायन करके मालदा और झारखंड भागने को विवश हुए। पता नहीं ये लोग अपने घरों को लौट सकेंगे या नहीं, या यदि लौटते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे या नहीं। वह कानून विरोधियों के उपद्रव की रोकने की कोई कोशिश करने के बजाय बंगाल सरकार जिस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही, उसे तृणमूल कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की विभाजनकारी राजनीति ही कहा जाएगा। और हमारे देश में आप देखते हैं कि आजकल हर मुद्दे पर आप देखते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, राजनीति ही करते हैं, वोट बैंक की बात ही करते हैं। ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी, और कोलकाता इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। सीबी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर है। विधानसभा में 294 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें, 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा से किस तरह मुंह मोड़ा, इसका पता इससे चलता है कि हिंसा के लिए उन्होंने आप देखते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और सीमा सुरक्षा बल को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी दोष मढ़ा है। उनकी माने तो यह हिंसा बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए की गई है। हिंसा के कारण जिन लोगों को पलायन करना पड़ा, उनसे ममता बनर्जी ने लेस मात्र भी सहानुभूति नहीं दिखाई। इसका पता इससे भी चलता है कि उन्होंने राज्यपाल से कहा कि वह पीड़ितों से मिलने मालदा ना जाए। वह उनके आग्रह की अनदेखी कर वहां गए। उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन अभी यह भरोसा नहीं कि हिंसा पीड़ितों को न्याय मिलेगा। बप्प कानून के विरोध की आड़ में मुर्शिदाबाद और कुछ अन्य स्थानों में ही की गई हिंसा की सघन जांच जरूरी है। इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को कठोर दंड का भागीदार बनाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हिंसा पीड़ितों को पूरी राहत भी दी जानी चाहिए। और आखिर बप्प संशोधन कानून में ऐसा क्या है उसके विरोध के नाम पर हिंसा का सहारा लिया गया और अब भी हिंसा फैलाने की धमकियां दी जा रही हैं? क्या यह किसी से छिपा है कि पुराने बप्प कानून का विरोध अनेक मुस्लिम संगठन ही कर रहे थे? वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप देखिए, बप्प बोर्डों की मनमानी अनेक मुस्लिम पीड़ित थे, और इन बप्प बोर्डों से मुसलमानों का कोई भला भी नहीं हो रहा था। आज ऐसे मुस्लिमों को खोजना कठिन है जिन्हें बप्प बोर्ड से किसी तरह की सहायता मिली हो, और इसके कई उदाहरण अवश्य हैं कि बप्प बोर्ड पदाधिकारियों ने बप्प संपत्ति बिल्डरों को बेच दी या फिर उसे मामूली किराए पर दे दिया। क्या इससे कोई इनकार कर सकता है कि बप्प संपत्तियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है? इसी के कारण पिछले दिनों बोहरा मुसलमानों के एक संगठन ने प्रधानमंत्री से मिलकर बप्प कानून में संशोधन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इसके अलावा कई अन्य मुस्लिम समूहों ने बप्प संशोधन कानून की प्रशंसा की। केरल के ईसाई संगठन ने भी इस कानून को सराहा। बप्प कानून के विरोधी इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि बप्प बोर्ड किस तरह गांव की जमीन पर दावा कर दिया करते थे। यह किसी भी से छिपा नहीं है कि अभी हाल ही में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात, बिहार आदि में बप्प बोर्डों के मनमाने दावों से परेशान लोग खुद को बप्प बोर्ड से बचाने की गुहार लगाते हुए सामने आए। बप्प संशोधन विधेयक पर संसद में बहस के दौरान ऐसे आंकड़े दिए गए थे कि बप्प कानून में 2013 में दिए गए बदलाव के बाद किस तरह बप्प संपत्ति में अनाप शनाप वृद्धि दर्ज की गई। और आप देखते हैं कि आमतौर पर बप्प संशोधन कानून
का विरोध या तो वे मुस्लिम नेता और संगठन कर रहे हैं जो वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग करते थे, या फिर वे राजनीतिक दल जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और वह भी उन्हें बरगलाकर या डराकर। पिछले कुछ दिनों में से कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों में वक्फ कानून के बहाने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चमकाने की होड़ लगी, और वे इस झूठ के सहारे मुसलमानों को उकसा रहे हैं कि नया वक्फ कानून उनकी मस्जिदें कब्रिस्तान छीनने का काम करेगा। नए वक्फ कानून में कमियां निकालने की होड़ में उसे संविधान विरोधी, मुस्लिम विरोधी वगैरह तो बताया जा रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है कि आप देखेंगे कि संविधान के विरोधी तो 1995 और 2013 का वक्फ कानून था, और वक्फ कानून आज़ादी के बाद 1954 में ही वक्फ बन गया था, और आप देखिए समय समय पर उसमें बदलाव कर वक्फ बोर्डों के अधिकार बढ़ाए गए, लेकिन उनकी संपत्तियों के दुरुपयोग के चलते मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है कि वक्फ बोर्डों के पास अरबों रुपए की जमीन होते हुए भी मुस्लिम समुदाय में गरीबी और अशिक्षा सबसे अधिक है? और आप देखिए मुसलमानों को यह समझने की जरूरत है कि कथित मुस्लिम हितैषी राजनीतिक दल उनके वोट हासिल करने के लिए उनका भला करने के स्थान पर उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं। उन्हें यह भी समझना होगा कि उस किस में उनकी भलाई है और किस में नहीं। यदि आप देखें मुसलमान भाजपा को सिर्फ एक हिंदूवादी दल के रूप में देखकर अपने हित के लिए उठाए गए कदमों की अनदेखी करेंगे तो अपना नुकसान ही करेंगे। और क्या वे इसकी अनदेखी कर सकते हैं कि 3 तलाक विरोधी कानून मुस्लिम महिलाओं की भलाई के लिए लाया गया था, और इसका उनका सचमुच भला हुआ है भी है। कुछ भी कानून पूर्णतः सही नहीं होता है। यदि संशोधन वक्फ कानून में कोई खामी होगी तो उसे उच्चतम न्यायालय दूर कर देगा। मुसलमानों को न केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, बल्कि वक्फ बोर्ड के कामकाज पर निगरानी भी बढ़ानी चाहिए, ताकि वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग हो और गरीब मुसलमानों का भला हो। उन्हें वक्फ कानून पर अभी विभाजनकारी राजनीति करने वालों से सतर्क भी रहना होगा। देख रहे हैं आप लोग। और देखिए ये अपने विचार हैं किनके, इनके संजय गुप्त के, ये लिख रहे हैं ये आर्टिकल। तो हो सकता है कि आप लोग इनके विचारों से सहमत हो सकता है कि आप इनके विचारों से सहमत भी ना हो। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। साहित्य में सम्मान मिलने की गारंटी आप कितना भी लिख चुके हो, जब तक सार्वजनिक मंचों और इंटरनेट की दुनिया में लाइव रहेंगे तभी तक जीवित रहेंगे। ये हास बैंक कसा जा रहा है। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर डाल दी जाती है। और आज क्या है कि संडे है ना, इसलिए आप देखिए काम के आर्टिकल कम ही रहते हैं। अमेरिका पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्र, ये अमेरिकी विदेश विभाग के आंकड़े हैं। 2019 में 43,714 थे। 2020 में आप देखते हैं कि कितने 15,323, 2021 में 80,451, 2022 में 1,15,115, 2023 में 1,30,730 और 2024 में 86,110 छात्र अमेरिका गए। आप देखेंगे भारतीय छात्र। जीवन मूल्यों का सहचर, शिक्षा अज्ञान जन विकारों को नष्ट करने का साधन तथा अच्छे संस्कारों की जन्मदात्री है। इसलिए समाज के हर मानव का शिक्षित होना जरूरी है। इसके बिना वह न केवल आत्मिक वरन सामाजिक जीवन को भी अभिस्थापित करता है। अतः शिक्षा सुखद सामाजिक जीवन का आधार है, किंतु यह तभी संभव है जब व्यक्तित्व में जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठापना हो। इसके बिना शिक्षा समाज के मांगलिक उद्देश्य को कभी पूर्ण नहीं करती है। विकास का विनाश में परिवर्तित होने लगता है, पता नहीं चलता है। इसलिए शिक्षा को ज्ञान में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। मानव पूंजी मानव मूल्यों के साहचर्य से शिक्षा का ज्ञान पवित्रतम रूप धारण करती है, और जिससे विवेक का तृतीय नित्य उद्घाटित हो जाता है। कर्म आकर्म का ज्ञान तथा बाड़ी में मधुरस अभिसिंचित होने से सामाजिक भेद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अतः मानवीय मूल्यों की स्थापना शिक्षा का प्रथम और अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। एक गुरुकुल के अधिष्ठाता ने अपना उत्तराधिकार चुनने का विचार किया। राज्य में मार्ग पर कांटे बिछवा दिए। प्रातःकाल सभी शिष्यों को अपने पास बुलवाया और एक पुष्प देकर कहा कि इसे गुरुकुल के बाहर बट वृक्ष के मूल में रखकर मेरे पास आओ। जो पहले आएगा वह मेरा उत्तराधिकारी होगा। शिष्य पुष्प लेकर दौड़ पड़े। शीघ्र पहुंचने के प्रयास में कुछ कांटों से बचते बचाते कुछ लहूलुहान होकर गुरु के पास पहुंचे। एक शिष्य से विलंब से पहुंचा। गुरु ने कारण पूछा तो विनत भाव से बोला कि गुरुदेव, मार्ग में कांटे होने से मैंने विचार किया कि कहीं एक किसी पाथिक को न चुभ जाए, इसलिए समय की परवाह किए बिना पहले कांटे चुनने का निर्णय लिया। गुरु को उत्तराधिकारी मिल गया। वस्तुतः जीवन मूल्यों के बिना शैक्षिक योग्यताओं का कोई मूल्य नहीं है। शिक्षा वही सार्थक और फलप्ती है जो जन कल्याण का आधार बने। और देखिए, एक मैंने आप लोगों से कहा ना, एक कहानी सुनाई थी मैंने, हकीकत कहानी है। मैं किसी से मिलने गया तो उनके घर में एक बुजुर्ग है,
उनसे मैं बात करने लगा, उनका बेटा जब चला गया तो उनका बेटा कहता है कि देखिए भैया जी, हमने पूरी व्यवस्था करवाई हुई है, इन्हें नौकरानी बाई लगी हुई है, इनके कपड़े साफ करती है, इन्हें उठाती है, खाना खिलाती है। बाद में मैंने उस बूढ़े बाबा जी से पूछा कि मैंने बोला आप अपने बेटे से बड़े खुश होंगे कि आपका बेटा इतना सेवा करवा रहा है, आपकी सब कुछ उपलब्ध करवा ले रहा है। बोला बेटा, वो अगर हमारा बेटा यही काम करता जो बाई कर रही है तो हम तर जाते, मतलब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो मैं कहता हूं कि बुढ़ापे में बच्चों के पैसे से ज्यादा उनकी सेवा जो वो आप देखते हैं कि रहती है ना, वो मायने रखती है माँ बाप के लिए। और जिस तरह से आप देखते हैं कि आपको माँ बाप ने पाला, हर तरह से आपको की मदद की, आपके कपड़े साफ किए, आप समझ सकते हैं दुनियादारी की बातें। और इस तरह से मैं कहता हूं कि एक प्रक्रिया है, जब माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं उस समय आपका भी तो हाथ लगना चाहिए उनकी सफाई में, या फिर वो बाई रख दे रहे हैं। बाई आप देखते हैं कि पैसे लेके के लिए काम करती है, वो उसी तरह से काम करेगी। और तो ये बातें याद रखना चाहिए। और माँ बाप मैं कहता हूं कि थोड़ा बहुत समझाइए अगर आपको लगता है नहीं ये सुन नहीं रहे, और फिर उनकी जो दिलचस्पी है वो करने दीजिए, मैं कहता हूं। क्योंकि हम लोग भी बचपन में जिद किया करते थे माँ बाप के सामने, वो हमारी जिद मान लेते थे ना, तो बुढ़ापे में जो वो जिद कर रहे हैं वो हमें भी मान लेनी चाहिए। मैं तो देखिए भगवान मानता हूं सीधा अपने बुजुर्गों के लिए और दूसरे बुजुर्गों के लिए। ये बात याद रखिए। हिंदी विरोध की राजनीति, अब तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध यही बताता है कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से किस तरह भाषा को हथियार बनाया जा रहा है। एक बार आप लोग देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी, ये महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी है। तो यहां हिंदी का विरोध होता रहता है। तो आप देखिए, त्रिभाषा फार्मूले के तहत मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को पढ़ाए जाने की महाराष्ट्र सरकार के निर्णय पर सबसे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने आपत्ति उठाई। और यह वही राज ठाकरे जिनके कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों पर हमले करने के लिए कुख्यात हैं। इस पर हैरानी नहीं कि उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे के सुर में सुर मिला रहे हैं। उनकी शिवसेना ने एक समय दक्षिण भारतीयों को मुंबई से भगाने का अभियान छेड़ा था, फिर उनके निशाने पर आप देखिए उत्तर भारतीय आए। हैरानी इस बात की है कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता भी त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत हिंदी पढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं और इसके पीछे साजिश देख रहे हैं। अच्छा होता कि मराठी अस्मिता की रक्षा के बहाने हिंदी को निशाने पर ले रहे। ये नेता यह बताने के तीसरी भाषा के रूप में हिंदी के स्थान पर किस भाषा को पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरी भाषा के रूप में हिंदी का चयन इसलिए सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि एक तो वह आधिकारिक राजभाषा या सबसे प्रभावी संपर्क भाषा है, और दूसरा महाराष्ट्र की बड़ी संख्या में हिंदी बोलने समझने वाले रहते हैं। और ये भी आप देखते हैं कि लोग जो काम धंधे के सिलसिले में महाराष्ट्र के और फिर वहीं बस गए, इन्होंने महाराष्ट्र के विकास में योगदान भी दिया, और इसकी अनदेखी करते हुए हिंदी का विरोध करना एक तरह का नस्लवाद ही है। और दुनिया में जहां भी लोग अन्यत्र जाकर बसते हैं, वे अपने साथ अपनी संस्कृति और भाषा भी ले जाते हैं। यदि कोई यह चाहता है कि ऐसा ना हो, तो ऐसा होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र और अन्य गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी की स्वीकार्यता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसकी उपयोगिता सिद्ध हो रही है। हिंदी का मराठी अन्य किसी भाषा से कोई झगड़ा नहीं है। क्या यह अपेक्षित नहीं कि हिंदी का विरोध उस महाराष्ट्र में हो रहा है जिसकी राजधानी हिंदी फिल्म उद्योग का गढ़ है। हिंदी फिल्म उद्योग ने मुंबई को न केवल प्रतिष्ठित किया बल्कि महाराष्ट्र के लोगों को लाभान्वित किया। क्या राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आदि हिंदी फिल्म उद्योग का भी विरोध करेंगे? ऐसा करके भी अपने राज्य के लोगों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम करेंगी। यह किसी से छिपा नहीं कि हिंदी विरोध के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काने का काम अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए किया जाता है। यह और कुछ नहीं है, राष्ट्रीय एकता की कमजोर करने और लोगों में बेमनस पैदा करने वाले क्षुद्र राजनीति है। यह राजनीति पर यार नाकाम नेता ही करते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? नई कॉलोनियां, बिहार की राजधानी पटना के आसपास नए आवासीय क्षेत्रों का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा है। जमीन के कारोबार से जुड़े लोग कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं। आम लोग स्वतंत्र ढंग से जमीन खरीदकर भी घर बना रहे हैं। शहर का विस्तार हो, लोग ढंग के आवासीय परिसर में रहें, यह अच्छी बात है। इसकी जवाबदेही सरकार की भी है। सरकार को चाहिए कि वह नए बस रहे आवासीय इलाके पर पैनी नजर रखे। देखें कि बाद के दिनों में इससे कोई नई समस्या तो पैदा नहीं होगी, क्योंकि आवासीय इलाके का अनियोजित विकास बिहार की बड़ी समस्या रही है। राजधानी में कंकड़बाग कॉलोनी का जिस तरह समय निर्माण हुआ, आम और खास लोग यहाँ एक घर बनाने के लिए ललायत रहते थे, लेकिन बाद के दिनों में इस कॉलोनी की दुर्दशा ही की चर्चा होती रहती थी और बरसात के दिनों में पूरी कॉलोनी डूबी रहती थी और विधानसभा में हंगामा होता था और सरकार जल निकासी के लिए अतिरिक्त प्रबंधन करती थी। लालू प्रसाद यादव 1990 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उसके कई बरस बाद पहले और बाद तक कॉलोनी बरसात दिनों में चर्चा में रहती थी। पास कहीं जाने वाली पाटलिपुत्र कॉलोनी का तो आज भी यही हाल है। सड़क और जल निकासी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं दिनों के चलते किसी
दोनों के चलते किसी आवासीय इलाके की स्थिति दयनीय हो जाती है। निर्माण के बाद बुनियादी सुविधाएं जुटाने में बड़ी परेशानी भी होती है। चलिए एक बार हम लोग चलते हैं बिहार, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ चुनाव भी है। ये पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा नेपाल से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें, विधान परिषद में 75 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें, 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और देखिए एक बात और याद रखिए, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अरबों ग्रह हैं जीवन में मददगार। याद देखिए, पृथ्वी से परे बाहरी ग्रह पर जीवन होने के उत्साहजनक संकेत मिले हैं, लेकिन हमारे मिल्की वे आकाशगंगा में ऐसे ग्रहों की संख्या अरबों में है जो जीवन के पनपने की परिस्थितियां प्रदान कर सकते हैं। शोधकर्ताओं के एक अलग दल ने घोषणा की कि हमारी आकाशगंगा के लगभग 10 अरब सफेद बौने ब्राइट ड्वार्फ तारे जीवन सहायक वातावरण प्रदान कर सकते हैं। सफेद बौना तारा मंद रोशनी वाला तारा है, और जब एक मरते हुए तारे का परमाणु ईंधन समाप्त हो जाता है तो तारे का भीतरी भाग रह जाता है। खगोल विज्ञानी इसे बचे हुए तारे को ब्राइट वार्फ कहते हैं। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग आधा होता है। अनुमान है कि मिल्की वे में सभी तारों में से 97% से अधिक तारे इसी तरह अपना जीवन समाप्त करेंगे। और शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में इस विचार को चुनौती दी है कि मंद रोशनी वाले तारे अपने ग्रह पर जीवन की वो पोषित नहीं कर सकते। सफेद बौने तारे अपनी बाहरी परतों में अपशिष्ट परमाणु गतिविधि से कुछ गर्मी दे सकते हैं, लेकिन वे अपने मध्य मार्ग में परमाणु संलयन प्रदर्शित नहीं करते हैं, और इस वजह से इन तारों की जीवन योग्य ग्रह की मेजबानी करने की क्षमता पर बहुत अधिक विचार नहीं किया गया था। एक कंप्यूटर मॉडल से पता चलता है कि यदि चट्टानी ग्रह इन तारों की कक्षाओं में मौजूद है तो इन ग्रहों की सतह पर पहले के अनुमानों से ज्यादा रहने योग्य जगह हो सकती है। शोधकर्ताओं ने पृथ्वी जैसे वायुमंडल वाले ग्रहों की जलवायु की तुलना के लिए एक त्रिआयामी जलवायु मॉडल का उपयोग किया है। इस मॉडल का उपयोग आमतौर पर पृथ्वी के वातावरण के लिए किया जाता है। उन्होंने पाया कि मुख्य अंतर ग्रहों की घूर्णन विशेषताओं में था। और आप देखेंगे कि ब्राइट ड्वार्फ की घूर्णन अवधि बहुत तेज होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रह के चारों ओर पतले बादल होते हैं जो ग्रह के गर्म करने में मदद करते हैं। मृत तारों के चारों ओर कक्षा में ग्रह अब काल्पनिक नहीं रह गए हैं। 2020 में खगोल विज्ञानियों ने WD 1856+534b नामक ग्रह को देखा था, जो बृहस्पति के आकार का पिंड है जो हर 34 घंटे में अपने ब्राइट ड्वार्फ तारे का चक्कर लगाता है। 2024 में वेव टेलीस्कोप ने अलग अलग ब्राइट ड्वार्फ तारों की परिक्रमा कर रहे 2 और विशाल का गैसीय ग्रहों का सीधा पता लगाया था। इस खोजों से स्पष्ट है कि ग्रह अपने तारे के हिंसक अंत्य से बच सकते हैं। खगोल विज्ञानियों का कहना है कि ब्राइट ड्वार्फ का तारकीय वातावरण जिसे कभी जीवन के लिए अनुपयुक्त माना जाता था, बाहरी ग्रहों की खोज करने वाले शोधकर्ताओं के लिए नए रास्ते पेश कर सकता है। वेव आदि उन्नत टेलीस्कोप जब चमकते हैं तो ब्राइट ड्वार्फ को लक्षित करते हैं तो जीवन सहायक ग्रहों का पता लग सकता है। देख रहे हो आप लोग, ये आप देख लीजिए, यहाँ भी टिप्पणियाँ रहती हैं, देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। एक तो आज आप देखते हैं संडे है ना, तो कम ही आर्टिकल रहते हैं। उर्दू अलग भाषा नहीं, हिंदी की बोली है। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक मामले पर सुनवाई के दौरान हिंदी और उर्दू भाषा के संबंध में कहा कि भाषा किसी धर्म की नहीं बल्कि समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है। उर्दू को केवल एक धर्म विशेष की भाषा मानना गलत है। वास्तविकता यह है कि हिंदी भाषी का दैनिक उपयोग भी उर्दू शब्दों के बिना अधूरा है। कोर्ट ने कहा कि हिंदी और उर्दू के बीच का विभाजन औपनिवेशिक काल में धर्म के आधार पर किया जाता है, जो आज भी एक गलत फहमी के रूप में मौजूद है। इस संदर्भ में हमें इसके व्यापक आयाम को एक तरह से, चलिए देखते रहिए आप लोग। एक किताबें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं खरीद कर, जैसी इच्छा हो आपकी। इस तरह से देखेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, उन पर हम लोगों ने बात कर ली। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आज शाम के हम लोग मिलेंगे तो आप लोग भी आइएगा। धन्यवाद। लाइव आकर जुड़ते हैं ना, आप लोगों के जो सवाल रहते हैं, जो सुझाव रहते हैं, उन सब पर हम लोग खूब बातें करते हैं, तो उन पर खूब बातें भी करेंगे।